रुझानों में बहुमत, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला। लीजिए, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। शुरुआती 1 घंटे की गिनती में जादुई आंकड़ा 122 का बिहार विधानसभा का वो एनडीए ने हासिल कर लिया है। 9:01 हो रहा है, 8 बजे गिनती शुरू हुई है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, जादुई आंकड़ा हासिल किया। बीजेपी बड़े भाई के तौर पर रुझानों में नंबर 1 पार्टी 61 सीटों के साथ बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी ही अपने दम पर महागठबंधन को 73 के आंकड़े पर पहुंचाती हुई 65 सीटों के साथ नजर आ रही है। और जो कांग्रेस है वो कुछ खास कमाल करती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। क्या एक बार फिर से महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही साबित होगी? ये बड़ा सवाल है। इस बीच जरा ब्रेकअप देख लीजिए आप। जादुई आंकड़ा एनडीए ने हासिल कर लिया है और जादुई आंकड़ा जब एनडीए ने हासिल किया है 122 वाला, तो फिर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू के मुकाबले, हालांकि ज्यादा सीटों का फर्क नहीं है, दोनों की स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन फिलहाल 66 पर बीजेपी है और 53 पर जेडीयू है। और इस तस्वीर में सबसे बड़ी पार्टी भी बिहार की राजनीति में बीजेपी बन रही है। अभी की ये तस्वीर है, 9:02 समय हो रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त एनडीए ने 125 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। शुरुआती रुझानों में एग्जैक्ट वही नंबर है जो 2020 में एनडीए ने हासिल किया था, 125 वाला। और फिलहाल 1 घंटे के अंदर अंदर एनडीए 125 के आंकड़े पर पहुंच गया है। अभी भी इफ एंड बट की जरूरत है। नहीं, रुझानों में साफ दिख गया। और जो हम लोग एक ही पोल में भी ये कह रहे थे कि महागठबंधन के लिए सबसे जो कमजोर कड़ी रहेगा वो कांग्रेस है और मांझी थे मुकेश सैनी। और उसी तरीके से आप देखिएगा कि एनडीए का सबसे कमजोर कड़ी कोई साबित हो रहा है तो चिराग पासवान हो रहे हैं। और बार बार कह रही हूँ, वो 100% स्ट्राइक रेट जो है वो फिलहाल 0% पर आती हुई नजर आ रही है। और रोहित हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं चिराग पासवान के 100% स्ट्राइक रेट पर? अभी बहुत प्रारंभिक है, इसलिए किसी के बारे में आकलन नहीं किया। चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब आप? जो पांडव पूरी ताकत के साथ लड़े हैं, कौरवों की हार होगी, न्याय का उपेंद्र कुशवाहा की भी नहीं खुल रही है, खाता नहीं खुल रहा। आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर रीतलाल यादव आगे हो गए हैं, मतलब ये कि रामकृपाल यादव जो है वो दानापुर से पिछड़ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। लालू जी इनके लिए वोट मांगने गए थे और 9:03 हुई है और 9 बजे ईवीएम पहली खुली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक रुझान है ये पूरा का पूरा पोस्टल बैलेट का है और 3 मिनट पहले ही ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हुई है। तो इनिशियल स्टेज पे मामला है, इतना जल्दी मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा कि लेकिन ये तो 2020 वाला नंबर हासिल कर लिया ना, 125 वाला। अभी के लिए कर लिया है, बट मेरे को हरियाणा चुनाव के पोस्टल बैलेट का टाइम याद आ रहा है जब कांग्रेस बहुत आगे थी और उसके बाद जब ईवीएम खुली तो बीजेपी आगे हो गई थी। तो मैं अभी वेट करूंगा इस पर और आप भी इंतजार करेंगे क्या? यह रुझान तो जो बता रहा है कि यही रहने वाली है दिशा, यही रुझान रहा नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ना है। एनडीए का फिगर इससे और आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंधी आने वाली है क्या एनडीए की? फिलहाल ऐसा लग रहा है क्या? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है। नंबर देखिए आप, नंबर देखिए, एनडीए 130 पर पहुंच गया है और महागठबंधन 65 पर है। मतलब एक बार फिर से वो दुगने वाले फासले की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए और महागठबंधन बुरी तरीके से पिछड़ रहा है फिलहाल एनडीए के मुकाबले, क्योंकि एनडीए 130 पर पहुंच चुका है और महागठबंधन अभी 65 पर है। एनडीए ने बहुमत का 122 वाला आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए ने 2020 वाला 125 वाला अपना नंबर बेहतर कर लिया है। एनडीए इस वक्त 130 पर पहुंच गया है। महागठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ एनडीए के मुकाबले नजर आ रहा है। हालांकि इस बार दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जोड़तोड़ की गई है, अपने सियासी तौर पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और जानकारी सासाराम से मिल रही है, जहां सासाराम की सीट पर स्नेहलता कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काराकाट सीट है और काराकाट सीट पर स्नेहलता कुशवाहा ने बढ़त बना ली है। काराकाट सीट पिछली बार आरजेडी ने जीती थी। सत्येंद्र शाह आरजेडी की तरफ से यहां पर चुनाव मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा और इस सीट के लिए कहा जाता है कि यहां पर हमेशा कुशवाहा उम्मीदवार ही जीतता है, जो 2015 में अपवाद बना था। सहरसा सीट से आईपी गुप्ता आगे चल रहे हैं। सहरसा सीट जहां से अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आलोक रंजन झा आगे चल रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, अब वो पीछे हो गए हैं और सहरसा पर आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। तो ये कुछ जो उलटफेर हो रहे हैं उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बिग पिक्चर है वो ऊपर आप देख रहे हैं और बिग पिक्चर ये बता रही है कि एनडीए ने 130, 125 2020 वाला नतीजा नंबर बेहतर कर लिया है रुझानों में।
देखिए रोमाना, मैं क्यों कह रही हूँ इंतजार करने के लिए, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा लगभग 50 ऐसी सीटें थीं जिस पे मार्जिन बहुत स्लिम था। याद होगा मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक एक सीट ऊपर एक सीट नीचे हो रहा था जब आरजेडी और बीजेपी की कंपैरिजन हो रही थी। रात भर वो काउंटिंग चली थी। इसलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत शुरुआती समय है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी आपको जो लग रहा है ये मामला शायद ऐसा ही हो, शायद पूरा पलट जाए, इसलिए समय देना बहुत जरूरी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 50 सीटें जहां पर जो मार्जिन था विनिंग वो बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने भी कुछ सीटें गिनवाई यहाँ पर, जिसमें हिलसा की सीट, बरबीघा की सीट, मनिहारी वाली सीट, ये तमाम सीटें थी, मटिहानी वाली, माफ कीजिएगा। हम लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव कैंपेन चल रहा था, हम इन बातों का जिक्र करते रहे हैं कि 2020 के चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां मार्जिनल विक्ट्री हुई थी। इस बार भी वो होने की संभावना है, क्योंकि इस बार भी एक थर्ड प्लेयर है। जन स्वराज पार्टी हालांकि बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर उन्हें 5-6% वोट आते हैं तो कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर मार्जिनल विक्ट्री होगी। तो जो हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं इस पे चर्चा तो हम यही कर सकते हैं कि एनडीए इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और उस पे तारकिशोर प्रसाद का भी नाम आप जोड़ लीजिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कटिहार उनकी सीट रही है, लगातार इस सीट पर वो जीतते आए हैं। एक बार फिर से वो इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि इस बार उनके सामने वीआईपी ने सौरभ अग्रवाल को उतारा था। और ये सौरभ अग्रवाल कौन है? सौरभ अग्रवाल के जो पिता हैं वो अशोक अग्रवाल हैं, जो बीजेपी के एमएलसी हैं। मतलब बीजेपी के एमएलसी के बेटे वीआईपी के टिकट पर सौरभ अग्रवाल तारकिशोर प्रसाद के सामने थे कटिहार में, और फिलहाल तारकिशोर प्रसाद अपनी सीट बड़े आराम से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल नंबर ऊपर की पट्टी पर नजर लगाकर रखिए आप। नीतीश प्लस मतलब एनडीए 130 पर है और तेजस्वी प्लस महागठबंधन 65 पर है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और आज मौका मिला है जब रोहित स्टूडियो में आए हुए हैं और रोहित ठेठ बिहारी अंदाज में ये जो शुरुआती रुझान है इनका विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कह रहा है रुझान? रुझान तो स्पष्ट है ना भाई। नीतीश कुमार जी के चेहरा को और मोदी जी के इकबाल को बिहार का बच्चा बूढ़ा जवान तिलक लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, कर रहा सलाम। बच्चा बूढ़ा जवान कर रहा सलाम, कर ही दिया। गठबंधन इतना मजबूत है बिहार की जनता और मोदी जी नीतीश जी का कि परिणाम देखिए। नंबर और बढ़ गया। आपने इतनी जोरदार तरीके से अपनी बात रखी ना, एनडीए का ग्राफ और बढ़ गया। बताने तो दीजिए मुझे नंबर। आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी। एनडीए 132 पर पहुंच गया है और महागठबंधन इस वक्त 65 पर है। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती रुझान 1 घंटा हो चुका है, गिनती शुरू हुए हुए। शुक्ला जी, अब ये इसी दिशा में सेटल होगा ट्रेंड? मुझे तो लगता है इसी दिशा में ट्रेंड होगा। आप सिर्फ ऊपर मत देखिए, नीचे भी देखिए। एनडीए में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी कंपटीशन चल रहा कि कौन कितनी सीटें हासिल करेगा। जेडीयू बहुत पीछे थी और आप देखिए 61 पे आ गई है। कवर अप कर लिया है। मतलब ये ट्विन जुड़वा भाई जो बने हैं सीट बंटवारे को लेकर, ऐसा लग रहा है कि नतीजों में भी ये करीब करीब जुड़वा भाई रहने वाले हैं। हमें लग रहा है कि जो वास्तव में एक आकलन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिला के यानी पूरा गठबंधन एनडीए 150 के पार जा रहा है क्या? ये तो कहा था गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। चाणक्य जिनको भारत की राजनीति का माना जाता है, 160 प्लस का नंबर वो दे रहे थे और फिलहाल 132 पर एनडीए पहुंच गया है। तो उसी दिशा में जो दावा बीजेपी और एनडीए की तरफ से किया जा रहा था, नतीजे रुझान शुरुआती बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, देखिए कई पोल पंडित ने ये कहा था, जैसी बात राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो 150 और 160 के पार चली जाए। अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर कहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से फिनोमिना को ही पलट दिया है बीजेपी ने, जेडीयू ने, बिहार में इन दोनों के अलायंस ने। एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ दिख रही है रोमाना? प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, जो कि वहां पर भी केंद्र में भी ऑपोजिशन में, राज्य में भी ऑपोजिशन में। एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी कांग्रेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी को नुकसान इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस 60 सीट लड़ गई? मैं तो पहले ही कह रही थी, पिछली बार भी 2020 में भी कहा गया था महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी, क्योंकि आरजेडी इतने दम पर 57 सीटें ले रही है लेकिन कांग्रेस 6 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। 3 दिन से बात कह रहा हूँ, ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि वो कवर फायर दे तेजस्वी यादव को, लेकिन वो नहीं दे पाई। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने पिछली बार 70 सीटें लड़ी, आपकी 19 सीटें आई। इस बार आपको 61 ऑफिशियली मिली, उसके बाद फ्रेंडली फाइट हुई और आपके और आरजेडी के बीच में कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। चुनाव के बीच में आपने उतारा अशोक गहलोत को, उन्होंने जाके मनाया कि आप हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। आपने क्यों नहीं कहा, जब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि हमारे पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बोल देना चाहिए था। ये बात बताने में कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव में 2 महीने लग गए। अरे भाई, जब लालू परिवार के अंदर सहमति है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी जिसका स्टेक 20% है, उसको मानने में क्या हर्ज था? बिल्कुल मान लेना चाहिए था और ऐसे में नहीं माना गया, और उसी का ये खमियाजा है क्या जो उठाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।